आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए डीएलएड आपका सेकेंड सेमेस्टर है। तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड सेमेस्टर में जो हिंदी आपका सब्जेक्ट है, तो इस वीडियो में हम हिंदी के सभी बहुविकल्प क्वेश्चन देखने वाले हैं। जितने भी कंप्लीट हिंदी के अंदर बहुविकल्प क्वेश्चन हैं जो आपके 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो हिंदी का पेपर है ये 25 मार्क्स का होता है, तो 5 मार्क्स यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे आज। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं भी पहुंचता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल की अपनी लिंक दे दूंगा, वहां से आप जुड़ जाइए। तो टेलीग्राम चैनल पे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जितना भी स्टडी मटेरियल है, जो भी वीडियो लेक्चर हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है। तो चलिए अब करते हैं अपने लोग टॉपिक को स्टार्ट। तो चलिए जो आपका जो हिंदी में पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का हम आपको नाम बता देते हैं। नाम है देखिए कहानी, लोक कथा एवं रोचक प्रसंग को सुनना व याद करना। तो इस चैप्टर के हम पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि लोक कथा 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो कौन से 2 शब्दों से मिलकर बना है? लोक धन कथा, कथा धन लोक, लो धन कथा, या फिर लोक धन था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको याद आ गया होगा, करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि भाई अंग्रेजी के फोल्क शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? ए ऑप्शन है फालो से, बी ऑप्शन है फोलिक से, सी ऑप्शन है फोला से, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक कथा को विभाजित किया है। यानी डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक कथा को विभाजित किया है। कितने भागों में? 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में, या फिर 7 भागों में? क्लियर आंसर आपको बताना है। तो क्लियर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा सही, 6 भागों में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई प्राचीन आचार्यों ने कथा साहित्य को विभाजित किया है। कितने भागों में? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या 7 भागों में? करेक्ट आंसर इसका आपको बताना है। तो प्राचीन आचार्यों ने कथा साहित्य को जो विभाजित किया है वो 2 भागों में किया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर दिनेश चंद ने बंगाली लोक कथाओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है? 5 प्रकार से, 4 प्रकार से, 7 प्रकार से, या फिर 2 प्रकार से? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसमें बी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, 4 प्रकार से। अगला क्वेश्चन है आनंद वर्धनाचार्य ने कथा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? 3 भेदों का, 2 भेदों का, या 4 का, या फिर 5 का? तो आनंद वर्धनाचार्य ने कथा के कितने भेदों का? तो हमारा हो जाएगा 3 भेदों का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है परिचर्चा के मुख्य भाग हैं। तो परिचर्चा के मुख्य भाग कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, या फिर 4 हैं? करेक्ट आंसर बताइए। तो परिचर्चा के मुख्य 4 भाग हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्साह, सच्चाई और विश्वास के अभाव में अध्यापक का कहानी सुनाना केवल निरर्थक शब्दों का जंजाल मात्र रह जाएगा, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, केडी कैथर का, या कोपोल्ड नाइट का? किसका है? क्लियर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा केडी कैथर का। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लोक कथा, लोक साहित्य या लोकवाणी विलास की एक विशद विधा है। यह कथन किसका है?
ए ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा, सी ऑप्शन है श्री चंद्र जैन, डी ऑप्शन है श्याम परमार। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो लोक कथा लोक साहित्य का लोकवाणी विलास की एक विशिष्ट विधा है, यह कथन किसका है? यह है श्री चंद्र जैन का, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। यह कथन किसका है? विट्ठलनाथ का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, कोपोल्ट नाइट का या चार्ल्स बैरेट का? तो हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये कथन जो है वो हमारा चार्ल्स बैरेट का है। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? वर्णनात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न या फिर विश्लेषणात्मक प्रश्न? सही आंसर आपको बताना है। बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए विकासात्मक प्रश्न, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन हैं? किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, ईसा अल्लाह खां या फिर प्रेमचंद? तो रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां, इसके रचयिता कौन है? ईसा अल्लाह खां हैं। चलो अगला चैप्टर की ओर चलते हैं। ये चैप्टर के ऑप्शन जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। जो अगला चैप्टर है हमारा वो है गद्य व पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण। चलो तो देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ये उच्चारण दोषों के निराकरण का उपाय है। उच्चारण के दोषों के निराकरण का उपाय है। क्या है? मित्र मंडली है, ध्वनि तत्व का ज्ञान है, ए भी दोनों है या फिर व्याख्या है? तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पद्य का रागात्मक तत्व की कविता है, ये कथन है। ये कथन किसका है? पंडित रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, पंडित जयशंकर प्रसाद का, आचार्य वामन का? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो पद्य रागात्मक तत्व की जो कविता है, ये कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है काव्य की आत्मा ध्वनि को माना जाता है। काव्य की आत्मा ध्वनि को माना जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए हैं, आनंद वर्धनाचार्य, आचार्य मम्मट, मिल्टन या कार्लाइल? करेक्ट आंसर आपको बताना है भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें होगा आनंद वर्धनाचार्य, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन कहा जाता है। तो यह कथन किसका है? उमा मंगल का, जीएस कृष्णप्पा का, पंडित राम दहिन का या विश्वनाथ का? किसका है ये आपको बताना है। तो ये है उमा मंगल का, पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बाल गीत उपयुक्त होता है। बाल गीत जो उपयुक्त होता है प्रारंभिक स्तर से होता है या फिर माध्यमिक स्तर से होता है, या 4,5? 4 और चौथा जो ऑप्शन है वो 5 है। तो बताइए भाई करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो ये देखिए जो बाल गीत है ना, ये प्रारंभिक स्तर से ही शुरू हो जाता है। पठन प्रक्रिया के कितने सोपान माने जाते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? क्लियर आंसर आपको बताना है। तो पठन प्रक्रिया के कितने सोपान माने जाते हैं? 4 सोपान माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है गद्य के अंतर्गत आता है। तो गद्य के अंतर्गत क्या आता है? नाटक, कहानी, पत्र, उपयुक्त सभी? देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेरा काम यहाँ पे आपको पढ़ाना नहीं है, बल्कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर नज़र पड़ जाए आपकी, तब अच्छा है।
ये मेरा उद्देश्य है। गद्य के अंतर्गत आता है, नाटक भी आता है, कहानी भी आती है, पत्र भी आता है। इसलिए जो हमारा आंसर है क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लो। गद्य रचना के लिए आवश्यक होता है भाषा तत्वों को का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, रचना स्वरूपों का ज्ञान, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसके बारे में समझिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्ण है, तो ऊष्ण व्यंजन कौन सा है, देखो तीनों सा दे रखे हैं और चौथा डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सभी ये ऊष्ण हैं, ठीक है। ऊष्ण में कौन कौन सा आता है, देखो तीनों सा आते हैं और आपका हा भी ऊष्ण में ही आता है, तो ये सभी सही हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है सिरा संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बना है। तो ये इसके अंतर्गत देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आपको बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है खा का उच्चारण स्थल है। खा का उच्चारण स्थल क्या है, दंत्य, तालु, कंठ्य, ओष्ठ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंठ्य। खा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ्य है। चलिए अगला जो हमारा चैप्टर है, अगला चैप्टर है स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं व्याकरण संबंधी ज्ञान। तो इस चैप्टर के ये बहुविकल्प हैं। तो जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्रित एवं संयुक्त वाक्य। तो जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसे बोलते हैं सरल वाक्य। नेक्स्ट है प्रत्येक वाक्य के अंग होते हैं। तो प्रत्येक वाक्य के कितने अंग होते हैं, 3, 2, 4 या फिर 7। क्लियर आंसर आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जब वाक्य में भावाभिव्यक्ति अथवा अर्थबोध की दृष्टि से बहुत कम रुकना पड़े तो वहाँ पे लगाया जाता है। जहाँ पर भाई बहुत कम रुकना पड़े तो क्या लगाया जाएगा, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या उद्धरण चिन्ह। तो बहुत कम रुकना पड़े तो जाहिर सी बात है अल्प विराम हो जाएगा। समोच्चरित्र प्राय भिन्नार्थक शब्द को कहते हैं, युग्म शब्द कहते हैं या समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं। ए बई दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जब हम अपने विचारों तथा भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। देखो जब हम अपने विचारों और भावों को लिखकर अभिव्यक्त करेंगे तो जाहिर सी बात है लिखित अभिव्यक्ति होगी। अगला जो क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य के साथ साथ एक या अधिक उपवाक्य होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो आप। ये कह रहा है जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो, मुख्य वाक्य के साथ एक या अधिक उपवाक्य हो तो भाई वो मिश्रित वाक्य होगा, ठीक। नेक्स्ट है हिंदी में व्यंजन ध्वनियाँ हैं। तो हिंदी में जो व्यंजन ध्वनियाँ कितनी हैं, इसमें हम जाएंगे 47 के साथ। करेक्ट आंसर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो शब्द समान अर्थ रखते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका भी आंसर आपको पता है, क्या हो जाएगा, समानार्थी। यानी डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे हम यहाँ पे, यही होगा ना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखो, ये बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक, ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। लेखन अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं, पत्र लेखन है, उपन्यास लेखन है या विवरण लेखन है, उपयुक्त सभी है। तो पत्र लेखन के जो पत्र अभिव्यक्ति के जो साधन हैं वो तीनों हैं, पत्र लेखन, उपन्यास लेखन, विवरण लेखन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए, जो बहुत अधिक बोलता है ना
वो वाचाल होता है, आप जानते हो। करेक्ट आंसर वही है। जागृत शब्द का विलोम, तो जागृत का विलोम क्या होगा? विषुप्त होगा, सुषुप्त होगा, शयन होगा या फिर चेतना होगा। तो जागृत शब्द का जो विलोम है वो सुषुप्त है। क्या है? सुषुप्त, यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा सजग। सजग शब्द का पर्याय नहीं है, तो सजग शब्द का पर्याय नहीं है, क्या नहीं है? चौकस, सचेत, पहरेदार, सावधान, क्या नहीं है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सजग शब्द का जो पर्याय नहीं है वो है पहरेदार, बकाया सब है, चौकस भी है, सचेत भी है, सावधान भी है। नेक्स्ट है मुद्रा शब्द का अर्थ क्या है? मुद्रा का अंगूठी है, रुपया है, आकृति है, उपयुक्त तो सभी है। तो मुद्रा का यहाँ पे अंगूठी भी है, रुपया भी है, आकृति भी है, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अज शब्द का अर्थ क्या है? अज शब्द का अर्थ क्या है? दशरथ के पिता, आज, अजगर, आजीवन। करेक्ट आंसर क्या होगा? अज का अर्थ क्या है? अज का हो जाएगा आजीवन। सत्य बोलने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो सत्य बोलने वाला क्या होगा? सत्यवादी, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पीछे पीछे चलने वाला, वाक्यांश के लिए शब्द है, तो जो पीछे पीछे चलता है उसे क्या कहते हैं? अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अनुगामी है, जो पीछे पीछे चलेगा अनुगामी। अगला क्वेश्चन है अर्ध तत्व का एवं संबंध तत्व की दृष्टि से रूपग्राम के भेद किए जा सकते हैं, 3, 2, 4 या 7। करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो भाषाओं के सम्मिश्रण से बने शब्दों को क्या कहा जाता है? तो भैया जहाँ दो भाषाओं के सम्मिश्रण से जो शब्द बनते हैं उनको हम कहते हैं सीधे सीधे संकर शब्द, तो ये सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है वो होते हैं भाई सार्थक शब्द, जाहिर सी बात है। जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो जिन शब्दों का प्रयोग एक ही शब्द के लिए किया जाता है वो कहलाते हैं एकार्थी शब्द। नेक्स्ट है छंद का समानार्थी शब्द है, आवरण है, पद है, बंधन है या फिर आचरण है? करेक्ट आंसर बताइए। तो छंद का जो समानार्थी शब्द है वो हो जाएगा पद, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है असुर का पर्यायवाची नहीं है, तो जो नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो जो धनुज है असुर का पर्यायवाची है, दैत्य भी है, दानव भी है, लेकिन यक्ष नहीं है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना, ठहरना, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो विराम है, विराम का जो अर्थ होता है वो रुकना भी होता है और ठहरना भी होता है, इसका मतलब ए बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है हमारा डबल रोटी शब्द है। डबल रोटी कैसा शब्द है? युग्म शब्द है, सार्थक शब्द है, द्विज शब्द है या फिर समानार्थी शब्द है? तो क्लियर आंसर क्या होगा? डबल रोटी यानी द्विज शब्द है ये, ठीक। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में, रेखा के रूप में। तो भाई पूर्ण विराम का जो प्रयोग करते हैं हम वो वाक्य के अंत में करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे इस चैप्टर के भी आप समाप्त हुए ऑब्जेक्ट। अब अपने लोग अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। अगला चैप्टर है हिंदी व्याकरण का ज्ञान। तो हिंदी व्याकरण के ज्ञान के जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो हम यहाँ पे देख लेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है जो शब्द या शब्दखंड किसी शब्द से पूर्व जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो भैया जो पूर्व में जुड़ते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्येक में उपसर्ग है, तो देखो प्रत्येक में उपसर्ग क्या होगा? जाहिर सी बात है प्रत्येक में उपसर्ग है प्रति, क्या है? प्रति है। अगला क्वेश्चन, जो शब्द वाक्यांश के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो भैया जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगते हैं उनके अर्थ को बदलने की क्षमता रखते हैं, जाहिर सी बात है वो प्रत्यय हैं। टिकाऊ में प्रत्यय क्या है? टिकाऊ, तो टिकाऊ में प्रत्यय क्या है? देख लीजिए आप, ऊ है, आऊ है या आऊ है, तो टिकाऊ क्या है? आऊ।
बी वाला सही है। समास, देखो समास का क्या अर्थ है, समास का क्या अर्थ है, समास का अर्थ संक्षेप भी होता है, संक्षिप्तीकरण भी होता है, इसलिए दोनों हो जाएगा। जिस समास का प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है उसे क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है जिस समास का प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास, यानी बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। किसके साथ, बी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास के भेद होते हैं। तो द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो बी ऑप्शन सही है 3। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 3, 2, 4 या फिर 5। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है जब 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बहुब्रीहि समास, यानी ए ऑप्शन सही है। जब 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे हम कहेंगे बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो उस समास को क्या कहेंगे। तो उस समास को बताओ क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो, क्लियर आंसर आपको चुनना है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है, कर्मधारय है, अवयवी है या फिर तत्पुरुष है या फिर बहुब्रीहि है। क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे, क्या होगा, महाकवि, महान है जो कवि, क्या हो जाएगा कर्मधारय। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार क्या होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो लौकिक बताओ क्या प्रत्यय होगा, करेक्ट आंसर लौकिक में क्या होगा, इक प्रत्यय होगा। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा बेखौफ में बे उपसर्ग जुड़ा है, वो हिंदी का है या फारसी का है, उर्दू का है या फारसी का है, हिंदी का या अंग्रेजी का, बताइए। तो बेखौफ शब्द में जो बे जुड़ा है वो यहाँ पे उर्दू का है। मधुरता में जो प्रत्यय है वो क्या होगा, मधुरता। तो बताइए, इसका भी साउंड निकल रहा है, किसका, ता का, लास्ट में ता लगता है। कटैया शब्द में प्रत्यय है, कटैया शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो कटैया शब्द में क्या होगा, या। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा इंसानियत शब्द में प्रत्यय है, इंसानियत बताओ क्या होगा, इसमें क्या निकल रहा है, ईयत हो जाएगा पहला वाला। लाजवाब शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, लाजवाब, तो बताइए इसमें क्या होगा। तो ये तो दोनों ऑप्शन गलती हो गए, बी और डी में कंफ्यूजन है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा, लाजवाब में ला, बी ऑप्शन सही होगा। अड़ियल शब्द में प्रत्यय है अड़ियल, तो क्या साउंड निकल रहा है, ईयल निकल रहा है, इसका मतलब डी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखो, सालाना शब्द में आना उपसर्ग जुड़ा है, वो काय का किसका है, उर्दू का है या फारसी का है, हिंदी का है या फिर अंग्रेजी का है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, तो सालाना में आना जो सब उपसर्ग जुड़ा है वो हिंदी का है आपका। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, प्रति है, प्रत्यय है, प्र है या प्रथ है, प्रत्यक्ष, तो जल्दी से बताइए। तो प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग जुड़ा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है चौराहा यानी संख्या 4 रास्तों का समूह, उसी को बोलते हैं चौराहा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के भी पढ़ लिए। अगला जो चैप्टर आएगा आपका वो है शब्द भेद। तो जल्दी से अब शब्द भेद के भी ऑब्जेक्ट हैं वो हम क्लियर कर लेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे विकल्प हम आपके क्लियर करा देंगे। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है उसे भाई संज्ञा कहेंगे, ये संज्ञा की परिभाषा है। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? उसे काल कहेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जहाँ पे देखिए समय बर्बाद करने की बात होगी वहाँ पे हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, और जहाँ पे समय बर्बाद करने की बात होगी वहाँ पे समय बर्बाद करेंगे, ठीक, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमारा काम है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे आपकी नज़र डलवाना कम से कम समय में। तो जो लिंग है, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो, लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिन्ह। जाहिर सी बात है, क्या होता है? चिन्ह होता है। हिंदी में लिंग के प्रकार होते हैं, तो हिंदी में लिंग के जो कितने प्रकार होते हैं ये आपको बताना है, 1, 3 या फिर 2। तो हिंदी में जो लिंग हैं वो 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में काल के भेद कितने हैं? तो हिंदी में कितने काल के भेद हैं? 4, 3, 5 या 10। तो हिंदी में काल के जो भेद हैं वो 3 भेद हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई हिंदी में वचन के भेद होते हैं। हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में जो वचन के भेद होते हैं वो 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। 8वां क्वेश्चन देखिए, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे? तो जाहिर सी बात है भाई, उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनौमिक विशेषण होते हैं, 1 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे भाई? संख्या का बोध करा रहा है तो संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अच्छा, सुंदर, गीला किस विशेषण के उदाहरण हैं? क्या वो संख्यावाचक विशेषण के हैं, गुणवाचक विशेषण के हैं, क्रियावाचक विशेषण के हैं या उपयुक्त सभी? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो अच्छा, सुंदर, गीला किस विशेषण के उदाहरण है? तो ये है गुणवाचक विशेषण के। नेक्स्ट है, कौन सा गुणवाचक विशेषण है? देखो, कैसा, तिकोना, कैसा, नमकीन, तिकोना, थोड़ा। करेक्ट आंसर। तो कौन सा गुणवाचक विशेषण है? ये हो जाएगा नमकीन। कभी शब्द का स्त्रीलिंग, भैया इस पे स्टार लगा दो, सही है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप बताओ क्या होगा इसका? कभी शब्द का स्त्रीलिंग, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कवयित्री। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? तो व्याकरण में जो वचन है, वचन का जो सही अर्थ होता है भैया वो संख्या है। वचन का सही अर्थ क्या है? संख्या। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? कैसा, लाल, तिकोना या थोड़ा? जल्दी से बताइए। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, थोड़ा। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए भैया, वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वारांगना, वीरगति, वीरांगना, वीरावती। तो ये क्या होगा? वीरांगना, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसको पहचानना है। क्या मिठाई है, चतुराई है, लड़ाई है, उतराई है? तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, जो नहीं है वो लड़ाई हो जाएगा।
विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग सबको पता है, विदुषी हो जाएगा, बिल्कुल सरल है। यौगिक सार्वनौमिक विशेषण है कैसा, इतना, तिकोना, थोड़ा। देखो यौगिक सार्वनौमिक विशेषण की बात कर रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? इतना। क्या हो जाएगा? इतना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग क्या है? मित्र है, सूचना है, उपहार है या अध्याय है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से जो स्त्रीलिंग है वो क्या हो जाएगा? सूचना। क्या हो जाएगा? सूचना। अगला देखो, कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त करना किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है या अनिश्चयवाचक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भैया कोई खड़ा है, कोई खड़ा है मतलब अनिश्चयवाचक है। तो इस प्रकार से देखिए इस चैप्टर के हमने बहुविकल्प जो क्वेश्चन थे वो समाप्त कर लिए। अगला जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा वाचन एवं वाक्य शिक्षण। तो वाचन एवं वाक्य शिक्षण के जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो आपके सामने अब आने वाले हैं। चलो, वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, मुख्य रूप से वचन के प्रकार होते हैं, तो मुख्य रूप से वचन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक, लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ समझने की जो क्रिया है वो क्या है? मौन वाचन है। अगला देखो, 7 स्वर वाचन के तत्व हैं। 7 स्वर वाचन के कौन से तत्व हैं? उचित पठन, आसन, मुद्रा, ये भी है 7 स्वर वाचन का। शुद्ध शब्दोच्चारण भी है और सुस्वरता भी है। तो सभी वाला सही है। 7 स्वर वचन के मुख्य भेद, तो 7 स्वर वचन के जो मुख्य भेद हैं वो 2 हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ये कथन है, तो ये कथन किसका है? ये कथन डायरेक्ट बता दिया, पतंजलि का है। नेक्स्ट है वाक्य विज्ञान में वाक्य गठन या पद के से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन कितने प्रकार से किया जाता है? 2, 3, 4 या फिर 5? बताइए भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा 2, पहला वाला। मौन वचन के भेद कितने होते हैं? तो मौन वचन के 2 भेद होते हैं। व्याकरण दृष्टि से वाक्य के जो प्रकार हैं, वाक्य के 3 प्रकार हैं। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार हैं वो 8 हैं। क्रिया के आधार पर वाक्यों के प्रकार, तो क्रिया के आधार पर वाक्यों के जो प्रकार हैं वो 3 हैं। अगला क्वेश्चन है 7 स्वर वाचन करने वाले छात्र की पठन मुद्रा स्वर गति पर भी ध्यान किस कक्षा में दिया जाना चाहिए? तो वो है कक्षा 3। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभ में केवल उच्चारण पर बल किस कक्षा में देना चाहिए? कक्षा 3 में, कक्षा 2 में, कक्षा 5 में या फिर कक्षा 7 में? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो भाई प्रारंभ में केवल उच्चारण पर बल किस कक्षा में देना चाहिए? कक्षा 2 पर। नेक्स्ट, भावानुकूल, स्वराघात और उचित हावभाव के साथ 7 स्वर वाचन करने के लिए किस कक्षा में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा कक्षा 4। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी जो कुछ पढ़े उसका केंद्रीय भाव समझने का प्रयत्न भी करे। विद्यार्थी जो कुछ पढ़े उसका केंद्रीय भाव समझने का भी प्रयत्न करे। कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 में, कक्षा 7 में? करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, कक्षा 5। 7 स्वर वाचन के सभी तत्वों की प्राप्ति पर समान रूप से बल किस कक्षा में दिया जाना चाहिए? कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, कक्षा 6 में, कक्षा 7 में? 7 स्वर वाचन के सभी तत्वों की प्राप्ति पर समान रूप से बल, बताइए। तो यह है कक्षा 6 में। अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक विद्यार्थी एक साथ मौखिक पठन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं?
तो भैया जो मौखिक पठन करते हैं वो है समवेत पठन हो जाएगा, सी ऑप्शन। शिक्षक बालकों के समक्ष पाठ्य सामग्री को पढ़कर प्रस्तुत करता है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आदर्श वाचन। ठीक, शिक्षक बालकों के समक्ष पाठ्य सामग्री को पढ़कर प्रस्तुत करेगा तो उसे हम आदर्श वाचन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आदर्श वाचन के बाद जब बालक अध्यापक द्वारा किए गए वाचन के ढंग के अनुसार वाचन करने का प्रयास करता है तो हम उसे क्या कहेंगे। शास्त्र वाचन, मौन वाचन, अनुकरण वाचन या फिर आदर्श वाचन। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो आदर्श वाचन के बाद जब बालक अध्यापक द्वारा किए गए वाचन के ढंग के अनुसार वाचन करने का प्रयास करता है तो हम उसे कहेंगे अनुकरण वाचन, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, पठनकर्ताओं की संख्या के आधार पर शास्त्र वाचन के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो यहाँ पे 2, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कक्षा शिक्षण की दृष्टि से शास्त्र वाचन के प्रकार होते हैं, तो ये 3 होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है पुस्तक और आँखों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लिया। अब जो अगला चैप्टर आपका है, अगला चैप्टर आएगा वो है देखिए परिचित विषयों पर मौलिक लेखन। तो इसके जितने भी विकल्प बनेंगे हम उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। चलिए चलते हैं आगे, ये आपके आगे अगला क्वेश्चन है देखिए मुख्य रूप से पत्र के प्रकार। तो जो पत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ए ऑप्शन सही है। नौकरी आदि की प्राप्ति के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उनको हम कहते हैं आवेदन पत्र। नेक्स्ट है अनौपचारिक व व्यक्तिगत जो पत्र लिखे जाते हैं वो माता पिता, भाई बहन, मित्र सभी के लिए, तो उपयुक्त सभी के लिए अनौपचारिक पत्र होता है या फिर व्यक्तिगत पत्र होता है। वो पत्र के अंग हैं। तो पत्र के कौन से अंग हैं, देखो स्थान है, तिथि है, पता है, उपयुक्त सभी है। तो जाहिर सी बात है उपयुक्त सभी है। 5वां क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने व्यवसाय से संबंधित विषयों के बारे में पत्र लिखे जाते हैं। तो बताओ भाई, अपने व्यवसाय के से संबंधित व्यवसायिक होगा, पारिवारिक होगा, आवेदन पत्र होगा या फिर सामाजिक पत्र होगा। तो जाहिर सी बात है अपने व्यवसाय की बात कर रहा है तो व्यवसायिक पत्र होगा। प्रार्थना पत्र कैसे होते हैं, औपचारिक होते हैं या औपचारिक निरौपचारिक होते हैं या अनौपचारिक होते हैं, बताओ भाई कैसे होते हैं ये। तो प्रार्थना पत्र जो होते हैं वो औपचारिक होते हैं। कैसे होते हैं, औपचारिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है मौलिक लेखन के पक्ष होते हैं। तो जो मौलिक लेखन है, मौलिक लेखन के जो पक्ष होते हैं वो 2 होते हैं या 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, मौलिक लेखन के जो पक्ष होते हैं वो 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है मौखिक लेखन की विधाएं हैं। तो मौखिक लेखन की क्या विधाएं हैं, निबंध, कहानी, संवाद, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बड़, बर्तनी, विराम चिन्ह, वाक्य गठन आदि लेखन के किस पक्ष में सम्मिलित होता है। बाहरी पक्ष, बाह्य एवं आंतरिक पक्ष या दोनों में से कोई नहीं। क्लियर आंसर क्या होगा, तो बड़, बर्तनी, विराम चिन्ह, वाक्य गठन आदि लेखन के किस पक्ष में सम्मिलित होता है, तो ये बाहरी पक्ष है। अगला क्वेश्चन है जब कल्पना, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास हो तो वह लेखन का पक्ष होता है, वो बाहरी पक्ष होता है, बाह्य एवं आंतरिक होता है या आंतरिक होता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो जब कल्पना, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास हो तो यह जो होता है लेखन का पक्ष, यह बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। तो हिंदी के लगभग हमने सभी विकल्प जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब
हम आपको 2 सेट के करीब PYQ करा देते हैं। ठीक है, तो देखो PYQ क्या है। रानी केतकी की कहानी आपने पढ़ी है, ईसा अल्लाह का बताया गया आपको। कवि कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग है आपको बताया गया अभी, कवयित्री। अगला क्वेश्चन है व्याकरण में वचन का सही अर्थ है, तो अभी आपको बताया गया है वचन का जो सही अर्थ है वो क्या हो जाएगा आपका, बताइए, संख्या। इसी वीडियो में बताया गया आपको संख्या। अगला क्वेश्चन, अच्छाई, मानवता, बचपन आदि किस संज्ञा के उदाहरण हैं, तो अभी इसी वीडियो में हमने आपको कराया है। ये क्या है, भाववाचक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है, कैसा, लाल, तिकोना या थोड़ा, तो इसी वीडियो में हमने आपको कराया। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा। तो ये PYQ थे। एक सेट और आपको दिखा देते हैं, देखिए अगला सेट है जो PYQ का, वो देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष शब्द में जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा, बताइए। ये भी हमने आपको कराया है, तो प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, तो अभी हमने इसी वीडियो में कराया, वाक्य के अंत में किया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमने अभी आपको इसमें पढ़ाया जो सूचना है। सूचना क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक, सूचना क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो हमने आपको कराया है, चौराहा शब्द में समास क्या हो जाएगा आपका, ये द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए, कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त करना प्रकार का सर्वनाम है। कोई खड़ा यानी अनिश्चयवाचक है। तो इस प्रकार से हिंदी के हमने DLED के सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी बहुविकल्प थे हिंदी सब्जेक्ट के, वो इस वीडियो में कवर कर लिए। ठीक है, इसी प्रकार के सभी सब्जेक्टों के मैंने बहुविकल्प क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट आपके आज करा दिए। अब इस आज के बाद जो लेक्चर हमारा होगा वो अति लघु क्वेश्चन के लिए होगा, और हमारे चैनल पे आपको मैथ भी कंप्लीट कराया जा रहा है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल के लिंक है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।